दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। एज ए वोटर, एज ए नागरिक, आप बीजेपी के किन किन नेताओं का भाषण सुनना चाहते हैं? आप कहेंगे मोदी, योगी, हेमंता बिस्वास, उसके आगे के नाम बताइए। दोस्तों, ये जानना इसलिए जरूरी है कि अगर आपके पास लीडरशिप नहीं है जिस पे जनता भरोसा कर सके या जिसको सुनने के लिए जाए, तो आप अपनी बात कैसे कम्युनिकेट करेंगे? ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और कर्नाटक चुनाव के बाद बीजेपी को इस मुद्दे पे गहनता से विचार करने की जरूरत है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक निवेदन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को अपने साथियों और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इस देश की राजनीतिक भविष्य के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, दुनिया का पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए कि अगर आपके पास अच्छे ओरेटर्स नहीं हैं, अच्छे लीडर्स नहीं हैं जो जनता को जोड़ सकें, जनता को आकर्षित कर सकें, उस मूवमेंट का, उस राजनीतिक दल का भविष्य बहुत ज्यादा नहीं होता है। ये स्थिति हमने हिंदुस्तान में भी हर पॉलिटिकल पार्टी की देखी। बीजेपी को बढ़ाने में, मजबूत करने में बीजेपी के पास जो अच्छे ओरेटर्स थे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी और उसके बाद अब नरेंद्र मोदी, इनका योगदान बहुत बड़ा है, क्योंकि जनता एक ऐसे व्यक्तित्व को चाहती है जिसकी लीडरशिप पे वो भरोसा कर सके। इसीलिए सेंटर में जब बात आती है कि प्राइम मिनिस्टर में अल्टरनेट कौन होगा, तो निश्चित रूप से आम आदमी ये नहीं देखता है कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, जैसा हर बार केजरीवाल बोलते हैं, लेकिन निश्चित रूप से ओरेटरी स्किल और लोग अगर इस पे भरोसा कर सकें, ऐसा नेता जरूर चाहते हैं। आज बीजेपी की स्थिति क्या है? आज बीजेपी की स्थिति है कि राज्यों में बीजेपी के पास लीडरशिप नहीं है और जो लीडरशिप बनाई गई है वो मेरिट के आधार पे नहीं होके किसी और क्राइटेरिया पे बनाई गई है। मेरिट का मतलब ये नहीं कि आप सत्तारूढ़ दल में या सेंट्रल लीडरशिप के कितने करीब हैं, आप उनकी गुड बुक्स में है या नहीं, क्राइटेरिया ये नहीं होता है। क्राइटेरिया ये होता है कि जनता आपके कितने लीडर और किस लीडर पे भरोसा करती है, किसके साथ खड़े होने को तैयार होती है। अगर जनता आपकी लीडरशिप के साथ तैयार नहीं है, आप जिस मर्जी इंसान को सत्ता पे ले आइए, उसको पार्टी का अध्यक्ष बना दीजिए, आप उसको स्टेट अध्यक्ष बना दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली की स्थिति हमारे सामने है। मदन लाल खुराना के बाद आज तक बीजेपी ने दिल्ली में कोई भी ऐसा लीडर नहीं दिया जिसके साथ जनता जुड़ सके, और आज 15-20 साल से बीजेपी सत्ता से बाहर है और आज भी कोई अल्टरनेट नहीं दिख रहा है। कई अध्यक्ष आए चले गए, लोग नाम तक नहीं जानते। यही स्थिति आज भारत में जितने भी राज्य हैं, करीब 30 राज्य हैं जहां बीजेपी को इलेक्शन लड़ने हैं। कितने ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी ने लीडरशिप दी है जिस पे जनता भरोसा कर सके? यह महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि लीडरशिप अगर नहीं है तो डाउन द लाइन ऑर्गेनाइजेशन भी मोटिवेटेड नहीं होती है। आप सिर्फ लोगों को बैठा सकते हैं, जिम्मेवारी का डेजिग्नेशन दे सकते हैं, लेकिन अंदर से, जिसको कहते हैं कि ताकत, जो अंदर से आदमी जुड़ता है, जब तक वो पूरी श्रद्धा से, पूरी नियत से नहीं जुड़ेगा, परफॉर्मेंस नहीं आती। अगर परफॉर्मेंस आती भी है तो क्वालिटी नहीं आती। ये हमने कॉर्पोरेट्स में भी देखा है। इसलिए मोटिवेशन एक ऐसा फैक्टर है जिसको आप थोप नहीं सकते, वो अंदर से आता है। और मोटिवेशन के लिए यू नीड ए क्रेडिबल लीडरशिप। क्या आज बीजेपी के स्टेट्स में क्रेडिबल लीडरशिप है या नहीं, ये हमें और बीजेपी को देखना होगा। अब कारण क्या है, थोड़ी हम चर्चा उस पर कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या बीजेपी जरूरत से ज्यादा अपने आप को विस्तार कर चुकी है कि जितना वो मैनेज नहीं कर पा रही? यह सवाल इसलिए जरूरी है कि जैसा हमने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखा कि जब कंपनियां जरूरत से ज्यादा विस्तार करती हैं तो उनका प्रॉफिट मार्जिन कम आ जाता है, उनका कंज्यूमर लॉयल्टी कम हो जाती है, क्वालिटी प्रॉब्लम्स आती हैं और अल्टीमेटली वो फेड आउट हो जाती है। ये कोई नई बात नहीं है। भारत का इतिहास उठा के देख लीजिए, जैसे जैसे भारत में साम्राज्य बड़े हुए,
उनकी पकड़ साम्राज्यों पे कम होती गई, विद्रोह शुरू हो गए और अल्टीमेटली नुकसान हुआ। अंग्रेजों के साथ भी यही हुआ, मुगलों के साथ भी यही हुआ। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपना विस्तार किया है उसमें बुराई नहीं है, लेकिन उस विस्तार को मैनेज करने के लिए क्या उन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया जिसमें कॉम्पिटेंट लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले, या कांग्रेस की तरह दिल्ली से एक सुपर इम्पोज किया जाए जिससे जो कैडर है वो डीमोटिवेट हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्या बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो रहा है, यह हमें सोचना होगा, बीजेपी की लीडरशिप को सोचना होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी चीज आती है कि आप जब तक बेसिक्स पे काम नहीं करेंगे, जैसे अक्सर ये कहा जाता है कि खाली पेट तो लोग भगवान को भी याद नहीं करते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब तक लोगों की पर्सनल लाइफ में लोगों को फर्क नहीं दिखेगा, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो, चाहे क्वालिटी ऑफ यूटिलिटीज हो, क्वालिटी ऑफ वाटर हो, क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो। हाँ, सड़कों को देख के जरूर बीजेपी को उसका फायदा मिलता है कि बीजेपी ने डेवलपमेंट किया, लेकिन जब वही इंसान अपने बच्चों की पढ़ाई देखता है, हॉस्पिटल की स्थिति देखता है, वही जब महंगाई देखता है, वही जब पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल भराता है, तो कहीं ना कहीं चाहे वो बोले या ना बोले उसको मायूसी होती है। और जब ये वो देखता है कि इसमें कोई कार्रवाई, एक्शन प्लान दिख नहीं रहा है, अगर आप एक्शन प्लान बनाते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं, चाहे धीरे धीरे उसमें सुधार आए, लोग आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन आम आदमी का फ्रस्ट्रेशन तब होता है जब उनको लगता है कि यार सुधार तो हो नहीं रहा, मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो नहीं रही, तो मैं क्या करूं। उसके ऊपर अगर आप फिर बाकी मुद्दे लेके आते हैं जो इमोशनल हैं, पॉलिटिकल हैं, लोग उस पर जरूर ध्यान देंगे, प्रोवाइडेड वो अपनी डे टू डे लाइफ के फ्रस्ट्रेशन से, स्ट्रगल से अपने आप को थोड़ा सा रिलीफ महसूस करें। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये बाकी मुद्दे ऐसे लगेंगे कि आप मुद्दे से भटक रहे हैं। जैसे हम स्टॉक मार्केट में बोलते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस से आप एज ए स्पेकुलेटर एक सट्टे बाजार की तरह काम कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप कंपनी के फंडामेंटल को नहीं समझेंगे, आपका इन्वेस्टमेंट हमेशा रिस्क पे रहेगा। यही स्थिति राजनीति में भी होती है। अगर आप फंडामेंटल मुद्दों पे काम नहीं करेंगे तो लोग आपके इमोशनल मुद्दे पे एक आधी बार जुड़ जाएंगे। क्या हर बार जुड़ेंगे? ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि उनके बच्चों का, उनकी अपनी जिंदगी में सुधार हो, और वो टेंजिबल रूप में वो देखना चाहता है। और इनोवेशन हमेशा करने की जरूरत होती है। आप ये नहीं कह सकते कि 5 साल पहले मैंने आपको एक अच्छा स्कूल दे दिया था, उसके बाद मैं उसकी क्वालिटी मेंटेनेंस नहीं देख रहा हूं। एक बार देने से उस समय की जरूरतें पूरी हो गई, लेकिन इंसान की जरूरतें बदलती रहती हैं। क्या उस हिसाब से सरकारें अपने काम करने के तरीके को बदल रही हैं? अगर नहीं, तो खामियाजा भी जो सत्ता में होगा उसको उठाना पड़ता है। ये बात फैक्ट है, इसीलिए हम एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की बात करते हैं। इसीलिए पॉलिटिक्स के अंदर भी परफॉर्मेंस होना जरूरी है। अगर आप परफॉर्मेंस नहीं देंगे, सिर्फ पॉलिटिकल बातें करेंगे, तो जनता थोड़े समय तक तो बर्दाश्त करेगी। उदाहरण के लिए हम ये जरूर कह सकते थे कि बीजेपी पहले 5 साल आई कि साहब कांग्रेस ने 70 साल देश को बिगाड़ा, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए, तो लोगों ने आपको एक मौका और दे दिया। अब 10 साल हो गए, अब आप पुराना कैसेट नहीं चला सकते। अब आप ये नहीं कह सकते कि साहब कांग्रेस ने किया था, तो 10 साल से आप क्या कर रहे थे। बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है, लेकिन डाउट हटाने का एक्शन प्लान भी दिखना चाहिए। ये बात हमें समझनी होगी कि जनता आज की तारीख में बहुत ज्यादा अलर्ट है। सोशल मीडिया ने, इंटरनेट के एक्सेस ने लोगों को बहुत कुछ एजुकेट कर दिया। वो पुरानी बातों में नहीं आते हैं, वो कंपैरिजन देखते हैं। इस बात को हमें समझना होगा। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई है, जो हर पॉलिटिकल पार्टी या हर जो आदमी सत्ता में होता है या पावर में होता है, जो उसकी इच्छा होती है, उसकी इच्छा होती है कि सबसे ज्यादा शक्ति या ताकत उसके पास रहे। चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, या वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो। ह्यूमन टेंडेंसी है कि मेरे पास एक सत्ता ग्रैबिंग का एटीट्यूड रहता है, पावर ग्रैबिंग का एक एटीट्यूड रहता है, क्योंकि मैं अपने आप को बाकियों से अलग और सुप्रीम घोषित करना चाहता हूं। और यही कारण होता है कि जब इस तरह की लीडरशिप काम करती है तो ऑर्गेनाइजेशन का बहुत नुकसान होता है।
फिर क्या होता है, जितने भी ग्राउंड लेवल के या फील्ड लेवल के या डिपार्टमेंटल लेवल की लीडरशिप होती है, वो हमेशा ऊपर की तरफ देखती है कि ऊपर से आदेश आएगा तो हम काम करेंगे। आज भारत सरकार की और राज्य सरकारों की स्थिति यही है। हर चीज वो पीएमओ के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। पीएमओ को हर चीज का इंस्ट्रक्शन नहीं देना चाहिए, उनको परफॉर्मेंस देनी चाहिए। उनको एक डायरेक्शन देके छोड़ देना चाहिए कि आप लोग इस पे काम करें और वीकली रिपोर्ट दें और प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाएं विद एविडेंसेस। ये नहीं कि भारत सरकार के मंत्रालय हर चिट्ठी पे इंतजार करेंगे पीएमओ का इंस्ट्रक्शन आएगा तो हम काम करेंगे। आज ये स्थिति बहुत सारे मंत्रालयों की है, इसीलिए मंत्रियों की स्थिति भी ऐसी हो गई है कि वो भी निर्णय नहीं ले पा रहे। और हालत यह है कि हिंदुस्तान जैसे बड़े देश में, जहां पे हर राज्य हर जिले की स्थिति और चैलेंजेस अलग हैं, क्या सारी जानकारी पीएमओ दे सकता है या सारे एडवाइस पीएमओ दे सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। तो होगा क्या कि हम वन शू फिट ऑल के अप्रोच से काम चलेंगे कि एक ही फॉर्मूला हम सबको देंगे, और नतीजा ये होगा कि ग्राउंड लेवल पे काम बिगड़ेगा और उससे जन आक्रोश बढ़ेगा, लोगों का डिससेटिस्फैक्शन बढ़ेगा और ये लगेगा कि लीडरशिप जो है उसको कुछ पता नहीं है या वो ग्राउंड रियलिटी से कट ऑफ हो गई है और ये सिर्फ खानापुरी चल रही है। अधिकारियों और मंत्रियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो कहेंगे जैसे आपने कहा था हमने कर दिया। लेकिन क्या ये उचित है? ये सोचने की जरूरत है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आपको 5 साल के लिए सत्ता मिलती है तो आप आखिरी 3 महीने में क्यों एक्टिवेट होते हैं? आज भी भारत के अंदर करीब 15-16 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी का डायरेक्टली इनडायरेक्टली सत्ता पे कंट्रोल है। क्या बीजेपी के पास कोई ऐसा एमआईए सिस्टम है कि वो वीकली रिपोर्ट ले कि किस स्टेट के किस मंत्रालय ने क्या काम किया और उसका रिजल्ट क्या है? इलेक्शन के समय फिर आप लंबी लंबी बातें करेंगे, मैनिफेस्टो लेके आएंगे, लोग उस पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि लोग जो रोज भुगत रहे हैं वो उससे मुक्ति चाहते हैं। क्या भारत सरकार जहां जहां पे भी बीजेपी की सरकार है, क्या वहां पे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के पैरामीटर बना सकती है? उदाहरण के लिए, किस राज्य में कितना इन्वेस्टमेंट आया, क्या इसका कोई पैरामीटर है? अगर नहीं आया, हर महीने कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है किसी राज्य में, तो केंद्र सरकार या बीजेपी की सरकार अपनी राज्य सरकार की गाइडेंस के लिए या उनको बदलने के लिए, उनमें सुधार के लिए क्या कदम उठा रही है? कौन से कानून हैं जो इन्वेस्टमेंट को रोक रहे हैं? क्या उनमें कोई सुधार हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, और जब एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो अगर महंगाई बढ़ती भी है तो लोगों के लिए ज्यादा भारी पड़ेगी। और अगर एम्प्लॉयमेंट हो जाता है तो लोग उस महंगाई के झटके को बर्दाश्त कर सकते हैं, स्टेट को जीएसटी भी मिलता है, तो और वेलफेयर के काम हो सकते हैं। तो क्या ऐसा कोई स्कीम है? क्या ऐसा कोई प्लान है भारत सरकार के पास कि हर स्टेट का एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस सेक्टर वाइज इवैल्यूएट किया जाए कि इस महीने गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, यूपी से, बिहार से, कर्नाटक से, आंध्रा से कितना एक्सपोर्ट बढ़ा और किस किस क्षेत्रों में बढ़ा? क्योंकि अगर वहां पे लगातार एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो इसका मतलब स्थिति कंट्रोल में है, सुधार हो रहा है। अगर वहां एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा या गिर रहा है तो आपको पहला वार्निंग सिग्नल मिल जाता है कि क्या वहां किस तरह की प्रॉब्लम है। क्या पॉलिसी प्रॉब्लम्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स हैं, स्किल प्रॉब्लम्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं? रॉ मटेरियल प्रॉब्लम, कुछ तो प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों हो रहा है? जब तक आप टेंजिबल क्रेडिबल पैरामीटर लेके नहीं आएंगे तो आप कैसे करेंगे? जैसा मैनेजमेंट में कहा जाता है, इफ यू कैन नॉट मेजर यू कैन नॉट मैनेज। तो अगर बीजेपी को अपने स्टेट्स को मैनेज करना है तो आपको मेजरेबल पैरामीटर लाने चाहिए। फिर आपको ये नहीं कहना चाहिए एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल एंड एवरीथिंग इज ग्रेट। ये सब्जेक्टिव टर्म काम नहीं करते, ना मैनेजमेंट में ना एडमिनिस्ट्रेशन में। देयर हैज टू बी नंबर, वहां पे नंबर होना चाहिए कि पिछले महीने 14% हुआ तो इस बार 14.5 हुआ या 13.5 हुआ, और वो नीचे गया तो क्यों गया, उस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ऊपर गया तो इसकी रफ्तार और कैसे बढ़ाई जाए उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये देश बहुत आशाएं रखता है, 140 करोड़ का देश है, कम नहीं है। आप हर एक की आकांक्षाएं पूरी नहीं कर सकते, लेकिन जब लोगों को दिखता है कि सरकारें
ईमानदारी से कोशिश कर रही हैं तो लोग आपका साथ देते हैं। लेकिन जब लोग होपलेसनेस हो जाते हैं, जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट में करप्शन आप कम कर दीजिए, सीबीआई ईडी की रेड से आप करप्ट लोगों को पकड़िए, इसका पॉजिटिव मैसेज जनता में जाता है। लेकिन जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एंटरप्रेन्योर लोकल इंस्पेक्टरों से परेशान है और उस पर कोई सुधार नहीं दिख रहा है, तो आप किसकी जिम्मेवारी मानेंगे? या तो वो केंद्र सरकार के कारण वो इंस्पेक्टर वहां घूम रहे हैं, या राज्य सरकार की पॉलिसी के कारण, और उससे एंटरप्रेन्योर्स परेशान हैं। करप्शन बहुत ज्यादा है ग्राउंड पे, चाहे सरकार माने या ना माने, और उसका खामियाजा महंगाई में भी होता है, मेक इन इंडिया भी फेल होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी नहीं होता है। लेकिन क्या सरकारें इस बात पर ध्यान दे रही हैं? अगर बीजेपी अगले 6 महीने में इस पे काम करे तो मुझे लगता है कि जनता ईमानदारी से बीजेपी का साथ देगी। आप परफॉर्मेंस दीजिए और उसके साथ फिर आप हिंदुत्व की बात करिए। सोने पे सुहागा है, जैसे कहते हैं आइसिंग ऑन द केक। लेकिन केक होगा तो आप आइसिंग करोगे, सोना होगा तो उसके ऊपर आप जड़ी मोती लगाओगे। लेकिन बेसिक गवर्नेंस अगर नहीं है और फिर आप उस पे लंबे लंबे पॉलिटिकल वादे करो, तो आज की दुनिया ये हजम नहीं कर पाती। इसीलिए हिंदू बहुल राज्य कर्नाटक में भी लोगों ने अपना मत व्यक्त किया है। लोगों का सर्वे करना चाहिए बीजेपी को हारने के बाद भी, कि आप हमसे क्यों नाराज थे, और हकीकत आपको पता लगेगी। जिसको एग्जिट इंटरव्यू बोलते हैं, बीजेपी को एक एग्जिट इंटरव्यू भी करना चाहिए, तभी शायद समझ में आएगा कि कहां गलतियां हुई। तो दोस्तों, उम्मीद है कि हम जिन ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, हम चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हो, उसूल सब जगह सेम ही है। क्यों? क्योंकि हम इंसानों से डील करते हैं। इंसान स्प्लिट मेंटेलिटी से काम नहीं करता है, उनका एक लॉजिकल तरीका होता है सोचने का। अगर हम इंसान के सोचने के तरीके को नहीं समझेंगे और वो किस चीज को पसंद करता है और किसको नहीं करता, जब तक हम ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं समझेंगे, चाहे बिजनेस हो, चाहे मार्केट्स हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, हम हर जगह फेल होंगे। तो मेरा निवेदन है कि आपको आज की चर्चा पसंद आई होगी। इसको आप शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ चर्चा करें, पॉलिटिकल पार्टीज तक पहुंचाएं, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि इस देश को सुधारना हम सबकी जिम्मेवारी। और जो लोग सत्ता में हैं, जो अपने आप को लीडर बोलते हैं, उनकी ज्यादा जिम्मेवारी। हम तो अपना मत रख सकते हैं और उन पे नजर रख सकते हैं। अगर काम अच्छा हुआ, जनता साथ देगी, और अगर काम अच्छा नहीं हुआ तो ये जनता का जनतंत्र में अधिकार है कि वो अल्टरनेट की तलाश करें। दोस्तों, इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिलहाल वंदे मातरम।